वेलकम टू जियो माइंड वायरल। जियो माइंड वायरल में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं अपना आज का 7वां सेट, जिसके अंतर्गत हम एनवायरनमेंट एंड बायोज्योग्राफी के सेकंड पार्ट के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, विच बायोजियोकेमिकल साइकिल इज कम्प्लीटली सेडिमेंट्री एंड डज नॉट हैव नेचुरल गैसेस फेज। ऑप्शन है आपके, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। आपको बताना है कि कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र है जो पूरी तरीके से असादी है और जिसमें कोई प्राकृतिक गैसीय अवस्था नहीं होती है। आप अपना जवाब कमेंट में दें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही जवाब है सी, फास्फोरस साइकिल, क्योंकि नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये गैसेस स्टेज में पाए जाते हैं और इनका गैसेस साइकिल देखने को मिलता है, किंतु जो फास्फोरस होता है वो चट्टानों में, पानियों के माध्यम से, मृदा के माध्यम से अपने साइकिल को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय सॉइल बैक्टीरिया इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी के बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं, नाइट्रोजन नाइट्रीकरण, डिनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एमोनिफिकेशन। इसका सही जवाब है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सी, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन का डायरेक्ट वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अतः ये पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उसके बाद से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इकोलॉजिकल pyramid of biomass, which ecosystem typically show an inverted ups down pyramid? इन्वर्टेड का मतलब होता है अप्स डाउन। जैव भार के पारिस्थितिकी पिरामिड में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र आमतौर पर एक उल्टा पिरामिड दिखाता है। ऑप्शन है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मैरीन और इक्वेटिक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। इसका सही जवाब है बी, मैरीन और इक्वेटिक सिस्टम। मैरीन और इक्वेटिक इकोसिस्टम अगर हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो उसमें बड़े जंतु होते हैं उनका जैवभार बहुत ज़्यादा होता है, जो छोटे होते हैं उनका जैवभार कम होता है, तो इसलिए इनका जब पिरामिड बनाते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स नीचे आ जाते हैं और बड़े मछलियाँ जैसे व्हेल ये ऊपर आ जाते हैं, तो इसलिए इनका जो पिरामिड बनता है वो इन्वर्टेड आकार का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लीचिंग of silica and accumulation of iron and aluminium oxides in tropical soil is known as। उष्णकटिबंधीय मिट्टी में सिलिका के निक्षालन और आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के संचय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है, फॉर्जलाइजेशन, लेट्राइजेशन, कैल्सिफिकेशन, ग्लेजिएशन। इसका सही जवाब है बी, लेट्राइजेशन। लेट्राइजेशन जो बेसिकली होता है वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है, हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जिसमें रेनफॉल के माध्यम से सिलिका का लीचिंग हो जाता है, अर्थात वो नीचे चला जाता है और पीछे छूट जाता है क्या, तो आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, और आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से संचित जो मृदा होती है उसे लेटराइट मृदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल is highly acidic, ash grey in color and typically coniferous और टैगा फॉरेस्ट। कौन सी मिट्टी अत्यधिक अम्लीय, राख जैसे धूसर की होती है और शंकुधारी और टैगा वनों की विशेषता है। ऑप्शन है, चरनोजम, पोर्टजॉल, चेस्टनट, टेरारोसा। इसका सही जवाब है बी, पोर्टजॉल। पोर्टजॉल मिट्टी जो होती है बेसिकली कोल्ड और मॉइस्ट क्लाइमेट में डेवलप होती है और इसके अंतर्गत कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठंडी और नम जलवायु है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, plants that are adapted to withstand long periods of drought and minimal water availability are। वे पौधे जो सूखे की लंबी अवधि और पानी की न्यूनतम उपलब्धता का सामना करने के लिए अनुकूलित होते हैं वो कहलाते हैं हाइग्रोफाइट्स, ट्रोपोफाइट्स, जेरोफाइट्स, सियोफाइट्स। तो इसका सही जवाब है सी, जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स जो पौधे होते हैं उनके जो छाले होती हैं वो मोटी होती हैं, रंध्र जो होते हैं धसे हुए होते हैं और जो पत्तियां होती हैं वो कांटेदार होती हैं, अर्थात ये रेगिस्तानी पौधों की विशेषता है। ठीक है, जेरोफाइट्स का, जिसके अंतर्गत इस प्रकार उनकी बनावट होती है ताकि पानी का ह्रास कम से कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप इसमें ये क्वेश्चन ये जरूर पता करिएगा कि हाइग्रोफाइट्स, ट्रोपोफाइट्स और स्कियोफाइट्स कैसे पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनल स्टेबल एंड रिलेटिवली परमानेंट कम्युनिटी ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के दौरान पहुंचने वाले अंतिम स्थिर और अपेक्षाकृत अस्थायी समुदाय को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है, सेरल कम्युनिटी, पायोनियर कम्युनिटी,
क्लाइमेक्स कम्युनिटी और एकेसिक कम्युनिटी। इसका सही जवाब है सी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो अंतिम चरण तक पहुंचती है। क्लाइमेक्स का अर्थ ही होता है चरम। बाकी आप ये सीरियल कम्युनिटी, पायनियर कम्युनिटी और ऐसे एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज दैट बिगिंस ऑन completely bare rock or newly formed volcanic island is classified as। पूरी तरह से नग्न चट्टान या नए बने ज्वालामुखी द्वीप पर शुरू होने वाले पारिस्थितिकी अनुक्रमण को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, ऑटोजेनिक सक्सेशन, साइक्लिक सक्सेशन। क्योंकि पूरी तरह से बेयर लैंड है तो जो स्टार्ट होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। इसका सही जवाब है बी, प्राइमरी सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ अ स्पीसीज विद इन इट्स इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज। पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर किसी प्रजाति की अनूठी कार्यात्मक भूमिका और स्थिति को क्या कहा जाता है? आवास, इकोलॉजिकल नीड्स, इकोटोन, बायोम। इसका सही जवाब है बी, इकोलॉजिकल नीड्स। इकोलॉजी, आप आवास की बात करेंगे तो आवास बेसिकली क्या होता है? ये पता होता है किसी भी जीव का एड्रेस होता है, वेयर दे लिव। और जो इकोलॉजिकल नीड्स होता है ये बेसिकली उनके प्रोफेशन को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। The gradual buildup of toxic chemical substance like DDT as higher levels of a food chain is known as। खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तरों पर विषाक्त रासायनिक पदार्थों के क्रमिक संचय को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, बायोरेमेडिएशन, बायोडिग्रेडेशन। इसका सही जवाब है बायो मैग्निफिकेशन, बी। बायोमैग्निफिकेशन के अंतर्गत क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है किसका? नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक सब्सटेंस का। किसमें? तो ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज में। इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जो कि सही चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप यूट्रोफिकेशन, बायोरेमेडिएशन, बायोडिग्रेडेशन के बारे में जरूर पढ़ेंगे। Who introduced the law of tolerance, which states that an organism distribution is controlled by the factor for which it has the narrowest range of tolerance। सहनशीलता का नियम किसने प्रतिपादित किया था जिसके अनुसार किसी जीव का जो वितरण है उस कारक द्वारा नियंत्रित होता है जिसके लिए उसकी सहनशीलता की सीमा सबसे संकीर्ण होती है? ऑप्शंस हैं जस्टिस वन लिबिग, विक्टर अर्नस्ट शेफर्ड, जीई हचिंसन, चार्ल्स डार्विन। इसका सही जवाब है बी, विक्टर अर्नेस्ट शेफर्ड। विक्टर अर्नेस्ट शेफर्ड ने सहनशीलता का नियम दिया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आप ध्यान रखेंगे। टू प्रपोज द लॉ ऑफ टॉलरेंस इन 1913, तो विक्टर शेफर्ड ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जीव नॉर्मली कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, कहाँ नहीं एग्जिस्ट करेंगे। तो जो ऑप्टिमम टॉलरेंस होता है उसमें जीवों के सर्वाधिक रहते हैं, बाकी मैक्स और मिनिमम में जीव न्यूनतम रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द हिस्टोरिकल चिपको मूवमेंट ऑफ फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया वाज पायनियर्ड बाय। भारत में वन संरक्षण के लिए ऐतिहासिक चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में की गई थी? ऑप्शन है बाबा आमटे, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट और सलीम अली। इसका सही जवाब है सी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेसल कन्वेंशन इन 1989 इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन्ड टू रेगुलेट। बेसल कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिससे किसे नियमित करने के लिए डिजाइन किया गया था? ऑप्शन है ट्रेड ऑफ endangered wild species, transboundary movements of hazardous waste, greenhouse gas emission और marine plastic pollution। इसका सही जवाब है बी, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। अब बाकी कन्वेंशन को आप देखेंगे कि किसमें वाइल्ड लाइफ को, किसमें ग्रीन हाउस गैस को और किसमें मैरिन प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर्स द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनएक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा कौन से ईयर में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था? 1972, 1980, 1986, 2002। इसका सही जवाब, अगर आपको ध्यान होगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी तो आप बता सकेंगे, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद ही आया था। इसका सही जवाब है सी, 1986। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी और इसी के परिणाम स्वरूप समझिए पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं, इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंक टू विच इशू। प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल किस मुद्दे से जुड़ी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है? जैव विविधता, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कटिंग, combating desertification, declaring biosphere reserve। इसका सही जवाब है डी,
कटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अभी पीछे क्योटो प्रोटोकॉल का पता चल गया कि ये बेसिकली किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिवाइडेड वर्ल्ड इनटू 6 मेजर जियोग्राफिकल रीजन्स इन 1876। विश्व के 6 प्रमुख प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों में किसने विभाजित किया था? आपके ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड रसल वेलेस, फिलिप ल्यूक्लिड स्लेटर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और सी एच मरियम। इसका सही जवाब है ए, अल्फ्रेड रसल वेलेस। अल्फ्रेड रसल वेलेस ने एक पब्लिश की थी द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। अब कुछ पुस्तक अगर पूछे द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स किसने लिखी है, तो वेलेस ने लिखी है 1876 में। और इसी में कितने मेजर जियोग्राफिकल रीजन्स की बात की है, तो 6। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द इमेजिनरी बायोजियोग्राफिकल बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग लाइन द इकोजोन्स ऑफ एशिया एंड वेलेस ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज। एशिया और वालेशिया के पारिस्थितिक क्षेत्रों को अलग करने वाली काल्पनिक जैव भौगोलिक सीमा रेखा किसको क्या कहते हैं? वेलेस लाइन, वेबर लाइन, लिडेकर लाइन और मोहरोविच लाइन। इसका नाम में ही स्पष्ट है, वेलेशिया देन वेलेस लाइन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया फॉल्स अंडर विच ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर जियोग्राफिकल रिम्स। भारत विश्व के किस प्रमुख प्राणी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहले आर्कटिक रिम, ओरिएंटल और इंडोमालियन रिम, इथोपियन रिम और ऑस्ट्रेलियन रिम। इसका सही जवाब है जो इंडिया को आता है वो ओरिएंटल और इंडोमालियन रिम में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, तो लीबिग्स लॉ ऑफ द मिनिमम स्टेट दैट ग्रोथ इज डिक्टेटेड नॉट बाय टोटल रिसोर्स अवेलेबल बट बाय द। लिबिग का जो न्यूनतम का नियम बताता है कि वृद्धि उपलब्ध कुल संसाधनों द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा निर्धारित होती है। आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे लाइन से, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मैक्सिमम रिसोर्स अवेलेबल, स्कैर्सिटी रिसोर्स, अबंडेंट मिनरल प्राइस और एवरेज ऑर्गेनिक इंटेक। इसका सही जवाब है डी। ये जो जॉस्टस वन लीबेग है ना, उन्होंने 1840 में फॉर्मुलेट किया था, क्रॉप यील्ड इज लिमिटेड बाय द न्यूट्रिएंट इन शॉर्टेस्ट सप्लाई rather than the absolute abundance of all nutrients। यानी जो न्यूनतम इनका नाम लॉ का क्या है, लॉ ऑफ द मिनिमम। ये बताते हैं किसी भी पौधों पौधों की या स्थिति किस चीज पर निर्भर करती है, तो उस चीज पर निर्भर करती है जो सबसे दुर्लभ हो। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस इज इन इकोसिस्टम रेफर्स टू। पारिस्थितिकी तंत्र में होम्योस्टेसिस की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? ऑप्शंस हैं, ए हाई रेट ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी टू मेंटेन स्टेबिलिटी, टोटल लॉस ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्टिविटी, ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड। इसका सही जवाब है होम्योस्टेटिस सारे पेड़ पौधे में होता है। ये समस्थापन करते हैं, तो दे सेल्फ रेगुलेट टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑन देयर ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इचिनोडर्म एंड कोरल्स आर स्ट्रिक्टली मैरीन ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम एक्सेलेंट इंडिकेटर ऑफ। इचिनोडर्म और प्रवाल पूरी तरह से समुद्री जीव हैं जो उन्हें किसका उत्कृष्ट संकेतक बनाते हैं? ऑप्शंस हैं, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल ओपन ओशन सैलिनिटी वेरिएशन, फ्रेश वाटर रिवर डिस्चार्ज और ग्लेशियल थिकनेस वेरिएशन। इसका सही जवाब है बी, नॉर्मल ओपन सैलिनिटी वेरिएशन। बेसिकली जो कोरल्स होते हैं और इचिनोडर्म्स होते हैं, ये टेम्परेचर और सैलिनिटी के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जैसे ही ये बढ़ता है तो इनका अंत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Allen's rule states that endothermic animals from colder climate and tends to have। एलन का नियम बताता है कि ठंडी जलवायु में वाले समतापी जानवर में आमतौर पर क्या होता है? ऑप्शंस हैं, लार्जर बॉडी, शॉर्टर लिप्स एंड ईयर्स, थिनर फर कोट्स, डार्कर स्किन पिगमेंटेशन। जो ठंडी जलवायु वाले समतापी जानवर होते हैं उनके जो बेसिकली क्या होते हैं, शॉर्टर लिम्ब एंड ईयर्स होते हैं। छोटे अंग कान होते हैं ताकि वो गर्मी का हरास कम कर सके। पेड़ पौधे के समान ही होते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्लॉगर्स रूल्स रिलेट्स एन एनिमल्स बॉडी पिगमेंटेशन टू। जानवर के शरीर का रंग को किससे जोड़ते हैं ग्लॉगर्स रूल? ऊंचाई से, विंड स्पीड से, ह्यूमिडिटी एंड वार्मथ से, डाइटरी हैबिट से। तो ये जोड़ते हैं बेसिकली सी, ह्यूमिडिटी एंड वार्मथ से। ग्लॉगर्स रूल बताता है कि ठंडे शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव होते हैं और गर्म और आर्द्र क्षेत्रों की तुलना में वाले जानवरों की तुलना में उनका रंग क्या होता है, कम गहरा होता है। यानी गर्म खून वाले जानवरों का रंग गहरा होता है जो गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट्स
has the highest percentage of its geographical area under forest cover as per percent as per recent forest reports? हालिया वन रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब आप देखेंगे तो बी है मिजोरम। हालांकि मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, लेकिन अगर परसेंटेज की बात हम करते हैं तो मिजोरम क्षेत्र है जहाँ पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। कितने परसेंट है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, 84% प्रतिशत है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच फेमस नेशनल पार्क इन 1973? भारत सरकार द्वारा 1973 में किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है पीजीटी के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है कब लॉन्च किया गया था? 1973 में। और किस राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया था? तो आपके ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क। इसका सही जवाब है बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1 अप्रैल 1973 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए तो आज ये 25वां क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए और मददगार लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल 8वें सेट के साथ।